क्वेश्चन लिखेंगे अ कंपाउंड ऑफ Cr क्रोमियम। स्टार्ट करते हैं क्लासेस आज की। लिखना है कंपाउंड ऑफ Cr क्रोमियम की पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। Cr K and O, Cr K and O contain 26.6% 26.6% of K potassium, 26.6% of K that is potassium अब जानते हैं K, 38% of oxygen, 38% of oxygen, 38% of oxygen if molar mass of the compound class में if molar mass of the compound is 294, if molar mass of the compound is 294, then calculate MF and EF. Then calculate MF and EF. Then calculate MF and EF. मैं करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लें। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपको तो पता है एक टेबल बनाना है जिसमें ये लिखना है कि CRO ऐसे लिखना है, सबसे पहला काम है। एक टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में जो वैल्यू लिखा हुआ है जैसे 26.6%, इधर लिखा हुआ है 38%, दोनों को सम करके देखिए मैं करता हूँ, आप लोग दोबारा देखिए इसे। मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन को बस पढ़ना है आपको, मैं सॉल्व करूंगा। के सीआरओ पहले लिखना है फर्स्ट कॉलम में, ये आपको पता है कि टेबल हमने पिछले क्लास बनाया था और मैंने बोला था पहले के लिखेंगे फिर कौन लिखेंगे, सीआर, फिर कौन लिखेंगे, वो लिखेंगे। तीनों का परसेंटेज में लिखना है। 26.6 गिवन है, 38% गिवन है, दोनों को ऐड करके 100 से लेस करेंगे। जब 100 से लेस करेंगे तो ये कितना होगा 35.4, कितना होगा 35.4। फिर क्या करेंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, इसका कितना होता है 39, 35.4 बाई इसका कितना होता है 52। सीआर का 52 लिख लेना, मतलब ऐसे गिवन डाटा हुआ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद नहीं करना, मैंने सुना है कुछ कुछ याद करना होता है, जिनको याद करना हमने लिख लिया, जिनके बारे में हमें पता नहीं उनका डाटा गिवन होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0.68। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.68 आ जाएगा, और ये 32 यानी 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 0.68 ही है। कितना वैल्यू 1.68 लेंगे, डिवाइडेड बाई 0.68, जरा देखते रहो 1 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और 2.4 डिवाइडेड बाई 0.68। स्क्रीन पे जरा सब लोग देखें तो मैं जो अगला वर्ड बोलूंगा यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये कितना आएगा 3.5, ये कितना आएगा 3.5। आपको याद होगा इस लाइन का नाम था रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। इसका क्या नाम था, टेबल को जरा ध्यान से एक बार देख लेंगे नोट्स में, इसका नाम था रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। जब किसी वैल्यू में रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट इंटीजर ना हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, तो ऐसे केस में अपनी मर्जी से जिसका टेबल आपको याद हो उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सिंपलेस्ट वैल्यू में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे इसका हमने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे हमने यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3.2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ये जो वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे एस आर। एस आर का यूज हम तब करते हैं जब रिलेटिव रेशियो वैल्यू कैसा है, फ्रैक्शन में है। अब इस बात से मुझे यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि के की वैल्यू 2 है, सी आर की वैल्यू 2 है और ओ की वैल्यू 7 है। फिर हम ई एफ एम निकालेंगे। अब जानते हैं ई एफ एम कैसे होगा 39, जरा यहाँ देखो, इंटू 2। सी आर का वैल्यू हमने बोला है 52 इंटू 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का वैल्यू आपको पता है 16 इंटू 7 लिखेंगे, ई एफ एम आ जाएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी एम एफ एम गिवन है, क्वेश्चन में एम एफ एम गिवन है। एम एफ एम की वैल्यू क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 294। एम एफ एम की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 294। मैं यहाँ से एन निकालूंगा, एन का फॉर्मूला होता है एम एफ एम डिवाइडेड बाई ई एफ एम। मैं बताऊं ऊपर में भी 294 है और नीचे में भी 294 है, ई एफ एम की वैल्यू 294 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 1 आ जाएगा। और जब एन की वैल्यू 1 आ जाएगा तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ एम एफ इक्वल टू होता है एन इंटू ई एफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू के टू सी आई टू ओ 7, दैट इज एम एफ इक्वल टू होगा फॉर्मूला के टू सी आई टू ओ 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे जरा जल्दी से कॉपी करेंगे, इसे जरा जल्दी से कॉपी करेंगे।
मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में हमें दो बातें बस ध्यान रखना था कि सिंपलेस्ट रेशियो पिछले क्लास में क्या था, उसको हम डिफाइन अच्छे से नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला एक बार आपको जरा समझाया। और बिल्कुल क्लास टाइम से आया करें। अभी आप लोगों को जीवन में बात समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना कितना जरूरी है। खैर आपकी इच्छा है, मैं इसमें कौन होता हूँ बोलने वाला, ना आपके फैमिली मेंबर हूँ ना आपका कुछ हो। क्योंकि आज के जमाने में अभी जलंधर में किसी स्कूल की प्रिंसिपल ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया है, किसी गर्ल्स को मार दिया है। उस गर्ल्स ने उस महिला पे यानी उस प्रिंसिपल पे क्लेम करा है, मतलब आप समझ सकते हैं क्लेम मतलब एफआईआर करा था। अब चला गया कोर्ट में मैटर कि मैडम ने मुझे जो है जानलेवा अटैक किया है। मैं तो सोचा उस लड़की को 2-3 और खींच के लगाना चाहिए। अरे एक थप्पड़ से आप इतना मतलब परेशान हो गए, इतना बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब लॉस में चला गया। अभी तो आपको ऐसा होना चाहिए कि 2-4 थप्पड़ कोई मार दे, बेइज्जती कर दे, तब भी आपको असर नहीं पड़ना चाहिए। पूरा ढीठ बन के आना चाहिए घर से कि कोई बात नहीं, बेइज्जती कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि आपकी सर आवाज़ आ रही है। मुझे जी, जी, आ रही है। स्क्रीन में नहीं दिख रही ना, आपकी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, पर दोबारा देखते हैं, ज़रा-सा देखते हैं स्क्रीन आपने बोला तो। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर, अभी भी ब्लैंक है सारा कुछ। ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है पुनीत? हाँ सर, अब दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ, तो थोड़ा तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, कोई बात नहीं। पंजाब में अंबानी जी का टावर सब लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, तो क्या होगा बताओ आप? कोई बात नहीं, जब कोई लेक्चर छूट जाइए तो मैं थोड़ा ऐसे ही हंसने हंसने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई लेक्चर आपको छूट जाए तो इसका बेहतरीन उपाय ये है कि आप जो रिकॉर्डेड है उसको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके और उसके बाद देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। अ कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अ कंपाउंड इज सी यानी कार्बन, सी H हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन N, CH and N contain contain this element contain this element in weight ratio, contain this element in weight ratio 9:1। वेट रेशियो कैसे लिखना है? 9:1:3.5, ये लिखा हुआ है यहाँ जरा देखो। 9:1:3.5। if MFM if MFM is 108, if MFM is 108, if MFM is 108, लिखा आप लोगों ने? then calculate then calculate MF of the compound, molecular formula of the compound. Then calculate MF of the compound, molecular formula of the compound. Then calculate MF of the compound. मैं एक आपको फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखेंगे सभी बच्चे, एक बार जरा सा अपना व्हाट्सएप देखेंगे। और क्या नाम है इसका, 11th न्यू नाम है इस बैच का। मैंने एक फोटो आपको शेयर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जरा एक बार। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों बोला देखेंगे, क्योंकि हमें पता भी रहेगा कि हम पढ़ के इस डायरेक्शन में रहें। टाइम पास तो करना नहीं है अपने को बैठ के यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपको बस देखना है, मैं ही सॉल्व करूंगा। आप तो जानते हैं क्वेश्चन मैंने बोला है ड्यूरिंग लेक्चर में, आप देखते हैं मैं ही सॉल्व करता हूँ। या क्वेश्चन नंबर 1 और 9 पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी हमने लिखा है दोनों सेम है, आप देख सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो हमें ड्यूरिंग लेक्चर में पास्ट ईयर के भी सारे क्वेश्चन करते रहने हैं। तभी हमें पता रहेगा कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। तो जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखो CH और N लिखना है। अब थोड़ा यहाँ से प्रॉब्लम है, सभी बच्चे देखें यहाँ पे
परसेंटेज गिवन रहता था, लेकिन इस बार परसेंटेज गिवन नहीं है, इस बार वेट रेशियो गिवन है। कायदे से यहाँ परसेंटेज गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेट रेशियो गिवन है। हम जब टेबल में जाके देखेंगे कल की क्लास में, तो वहां लिखा होगा परसेंटेज या वेट रेशियो में से कोई एक वैल्यू लेना है। परसेंटेज या वेट रेशियो में से कोई एक वैल्यू लेना है, तो हमने ये लिखा 3.5। ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी गलतियां ना करें। फिर यहाँ 9/12 लिखूंगा, यहाँ 1/1 लिखूंगा, और यहाँ 3.5/14 लिखूंगा। 3/5/14 लिखूंगा, ये इनका मोलर मास है। फिर जो डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू होगा 3/4, ये 1। ये ऊपर वाला वैल्यू जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। और यहाँ जब हम देखेंगे तो ये कितना होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4। इन लोगों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको हम एज्यूम करेंगे। सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 3/4 है, तो 3/4 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर 1 को किससे करेंगे, 1 को डिवाइड 1/4 से करेंगे। फिर 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 करेंगे, ये 1 हो जाएगा। देख लें आप, 3/4 से डिवाइड क्यों किया, सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड करते थे, आप जानते हैं। ये 1 हो जाएगा, मतलब 3/4 बाई ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 1/4, 1/4 का मतलब है, सॉरी ये गलत हो गया। लेकिन थोड़ा सा क्या गलत हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ये। मैं थोड़ा एक लाइन थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ सिंपली, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, या चलो लिख लेते हैं भाई 1/4। फिर ये 1 डिवाइडेड 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो में तो आप जानते हैं, एज इट इज हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे 3, 4, 1। तो हमें दिखाई दे रहा है C3H4 और N, ये क्या है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन में बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो क्वेश्चन में MFM की वैल्यू गिवन है। MFM की वैल्यू गिवन कितना है, 108। EFM हमें निकालना पड़ेगा, और EFM की वैल्यू होगी 12 × 3, स्क्रीन पे देखें, 1 × 4 और 14 × 1। तो 14 × 1 14 प्लस 4 हाइड्रोजन 18 और 36, 18 और 36 कितना होगा, 54। मैं यहाँ से n निकालूंगा, n की फॉर्मूला होगा 108 डिवाइडेड बाई 54, जो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद आपको तो पता है, इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, क्या करेंगे हम, MF इक्वल टू होता है N × EF, जो अब आगे आसान है, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे C3H4N में, तो यहाँ से जो MF आएगा वो आएगा C6H8N2। कॉपी करेंगे इस एग्जाम्पल को। अजी मुस्कान, क्या डाउट था तुम्हारा, इसको जरा कॉपी करेंगे और बताएंगे। सर हो गया क्लियर, वहां पे आपने जब 1/4 की जगह 3/4 किया था ना, वो ही था। ठीक है, थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, हम भी इंसान ही हैं, क्योंकि हम ये लिख उख कर तो लाते नहीं, आपके सामने ही सॉल्व करते हैं, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, कोई परेशान होने की बात। पास्ट ईयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, AIEEE का आजकल नाम जेई मेंस हो गया है। अभी तक हमने मेडिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, वो मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों नहीं किया, लास्ट के क्लास में बताऊंगा। कम से कम हमने सारे क्वेश्चन मेडिकल के कर दिए हैं, लेकिन अभी आपका बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया, तो मेडिकल के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने मेडिकल के भी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। लास्ट वाली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम जेई मेंस के क्वेश्चन और जेई एडवांस के कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑक्साइड ऑफ मेटल, two oxide of metal contain two oxide of a metal contain 50% and 40%, 50% and 40% of metal respectively, of metal respectively. If formula of first oxide, if formula of first oxide, if formula of first oxide is MO, M और वो कैपिटल लेटर में लिखना है, ये M कैपिटल लेटर में और वो कैपिटल लेटर में लिखा है MO, then determine formula of second oxide, then determine formula of second oxide। मैं करता हूं, आप जरा देखिए। आप
यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं। लास्ट 10 इयर्स में अगर आप जेईई का और मेडिकल का पेपर देखेंगे तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब ऐसी क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्या पता आ जाए और धोखा हो जाए, इसे तैयार करना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑक्साइड के बारे में। फर्स्ट ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है एमओ, उसका फॉर्मूला है। कैसा है फॉर्मूला? 1:1 का फॉर्मूला है, या इसका नाम एमओ है। जरा देख लो आप, ये पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में 50% ये है और 50% ये है। बस सीधा सीधा रेशियो फर्स्ट ऑक्साइड वाला 50%, दोनों 50% है। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो इसका लिख सकता हूँ 50/A, और यहाँ लिख सकता हूँ 50/16 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो A की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में जो सेकंड ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि M और O का रेशियो, M के बारे में दिया हुआ है 40%। इसका मतलब जो इस बार ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा? 60%। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40 और 60 का रेशियो है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40/A, जो A की वैल्यू गिवन है कितनी है? 16, और यहाँ पे लिखूंगा 60/16। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जब मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना होगा? 2:3। तो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? M2O3। कितना होगा? M2O3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। अगर ये बात समझ में आया हो तो जरा हम सबका साइन दिखाएंगे जल्दी से। सर एक बार फिर। दोबारा बोलता हूँ, कंपाउंड जो कंपाउंड है उसमें फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसका नाम एमओ है, क्वेश्चन में गिवन है। एमओ का मतलब दोनों दोनों 50-50% है। तो ऐसे केस में जो ए की वैल्यू होगी वो 16 होगी, सीधा सीधा जो मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है। सेकंड ऑक्साइड में मेटल की वैल्यू 40% है, तो ऑक्सीजन इनबिल्ट 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 100 आना चाहिए। और 60 होगा तो उसके बाद जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 2:3 होगा, क्योंकि 16 दोनों खत्म हो गए, वो काम के नहीं थे। 40 और 60 का रेशियो 2:3 है, तो जो ऑक्साइड होगा वो M2O3 होगा। कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक आपको मैं बताऊं, मूल कंसेप्ट में 3-4 बातें ही डिफिकल्ट थी। एक फेराडे हमारा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फेराडे आज की क्लासों तक हमने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, पहली बार मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा वो डिफिकल्ट था। और आज की क्लास से जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वहां से अब बहुत डिफिकल्ट है। तो अब की क्लास जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर टिल जब तक ये मूल कंसेप्ट खत्म नहीं हो जाएगा, अब हर दिन नए टॉपिक आएंगे और काफी डिफिकल्ट टॉपिक आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, या तो लेक्चर छोड़े नहीं, और छूट जाए तो यूट्यूब से क्लासेस करके आए। अदरवाइज क्लास में आके ऐसे पूछेंगे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं जरा। मैं पूरा 9-10 से टॉपिक उठा के पढ़ाऊंगा पहले, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि समझ में नहीं आया। तो 9th में एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ जिसमें नाम लिखा होगा केमिकल रिएक्शन, जिसको आज से हम लोग बोला करेंगे CR। तो पहले ये लिखना है थोड़ा CR, डेफिनेशन वगैरह लिखना, थोड़ा लिखेंगे CR में। इट इज द प्रोसेस, लिखेंगे इसमें, इट इज द प्रोसेस इन विच two or more substance, it is the process in which two or more substance, in which two or more substance interact with each other, interact with each other and form new substance, and form new substance, new substance where old bond are broken, old bond are broken, and new bond, and new bond are formed, and new bond are formed, and new bond are formed. नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में लिखना है, इट इज symbolic representation, it is symbolic representation of CR, it is symbolic representation of CR, chemical reaction, that is all CR, that is all CR are represented by CE chemical equation, are represented by CE chemical equation by using chemical formula
by using chemical formula of reactant and product and product. नेक्स्ट हेडिंग छोटा सा करेंगे रिएक्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग छोटा सा लिखना है रिएक्टेंट। इसमें लिखेंगे a substance in which change is brought and it is present LHS left hand side in chemical reaction प्रोडक्ट के बारे में अगला हेडिंग देखो जरा सा छोटा सा लिखना है प्रोडक्ट, जिसको हम लोग P सिंबल में डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट लिखेंगे थोड़ा। प्रोडक्ट के बारे में लिखना है सब्सटेंस which come into existence as a result of chemical change and it is present RHS in equation, right hand side in equation, RHS and equation। क्या बोलोगे RHS in equation। एग्जाम्पल लिए लिखा हुआ है जरा देखिए, R gives P, यहाँ पे सब लोग देखें जहां पे लिखा हुआ है R1 R2 gives P1 plus P2। ये एग्जाम्पल और करके लिखना है, जानबूझ के ऐसे ही लिखना है, ये और करके ऐसे ही लिखना है आपको। ये लिखा हुआ है NaCl plus what, ये हमारा P है और ये हमारा R है। रिएक्टेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट के बारे में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये सारी टॉपिक को बस एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है, एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, काम का नहीं है। बस मैंने जानबूझ के थोड़ा लिखवाया था ताकि ड्यूरिंग लेक्चर में 5-6 वर्ड भी डिफाइन करूंगा तो आप मेरे को प्रॉब्लम में लेकर खड़ा ना करें। इसे कॉपी करके फिर लिखना है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको आज हम लोग बोला करेंगे UBE। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम हम रखेंगे UBE। UBE का फुल फॉर्म है अनबैलेंस इक्वेशन, तो अनबैलेंस इक्वेशन हम पढ़ा करेंगे इसको UBE। UBE में लिखना है आपको थोड़ा इक्वेशन in which number of atoms of elements on both sides are not equal। equation in which number of atoms of element on both sides are not equal। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग अगेन करेंगे बैलेंस इक्वेशन, जिसको अब हम लोग बोला करेंगे BE। बैलेंस इक्वेशन पूरी लाइन रिपीट करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है बोथ साइड आर नॉट इक्वल, तो यहाँ लिखना है बोथ साइड आर इक्वल। पूरा ऊपर वाला लाइन कॉपी करना है और यहाँ लिखना है इक्वल। इसका एग्जांपल थोड़ा देखते हैं एक बार, सब कुछ स्क्रीन पे देखेंगे अब, क्योंकि थोड़ा यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है। मैं कम से कम इस टॉपिक में जो टॉपिक हमने लिखा है यहाँ से लेके जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा करीबन 200 क्वेश्चन करूंगा, 150 से 200 क्वेश्चन करूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है 150 से 200 क्वेश्चन में आपको यही देखना है कैसे सॉल्व करना है, आपको ये देखना है क्या स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, बस आपको ये देखना है। आपको अपना जहां समझ में ना मेरे से पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना है, तभी हमारा चैप्टर अच्छा होगा। 150 से 200 क्वेश्चन करूंगा, आपको बस ये देखना है कि ये वाला सर ने किया बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे किया, ये वाला किया सर ने किया लेकिन कैसे हुआ। ये आपको जब भी कोई लगे मेरे से पूछेंगे, और जहां मैं जिस बात बोलूँ ये थोड़ा ध्यान से देखना है, वहां जरूर देखना है, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब आप अभी सीरियस नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगा। जरा देख, जैसे इसको हिट करेंगे तो ये ब्रेक करेगा KCl प्लस O2 में ब्रेक करेगा, जिसका नाम है अनबैलेंस इक्वेशन। एक बार मैं जरा दोबारा बोलता हूँ,
जब मैं पढ़ता था एज ए स्टूडेंट +1 +2 में आया था, तो मेरे दिमाग में ये बात आती थी कैसे सर को पता चलता है कि हिट करने पे या इसका 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करेगा। कैसे पता चला होगा सर को कि इसको हिट किया तो KCl + O2 में ब्रेक करेगा। ये हम लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैं आपको पढ़ाऊँगा, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 4 या 5 में पढ़ाऊँगा, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। उसका नाम है हिटिंग इफेक्ट, कि किसी चीज़ को हम हिट करेंगे तो कैसे ब्रेक करेगा और कहाँ-कहाँ ब्रेक करेगा। इसके लिए पढ़ने के लिए बच्चे का जो नॉलेज है बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा। तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो करीबन हम 5-6 चैप्टर कवर कर लेंगे, तब हम एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है हिटिंग इफेक्ट, जो एनसीईआरटी में नहीं है। वो मैं आपको बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊँगा। क्लास 11 में मैंने पिछले साल पढ़ाया था कि किसको हिट करने से क्या चेंजेस आ सकता है, तो बच्चों ने क्लास किया था, उसको हम भी करेंगे। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ज़रा देखो, एक बैलेंस का ये है मेथड 1। क्या मेथड 1 है कि इसको KCl और 3 को हम लेंगे और इसी को बैलेंस करेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है KCl तो बैलेंस हो गया और एज़ इट इज़ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस है, लेकिन O2 बैलेंस नहीं है और O2 को बैलेंस करने के लिए हम 3/O2 लिख देंगे। तो ये कैसा होगा? बैलेंस इक्वेशन होगा। अगर किसी बच्चे ने, जरा ये रफ है, फालतू है, देखते रहो। अगर किसी बच्चे ने सोचा कि सर आप इस तरीके से लिख दीजिए, 3O लिख दीजिए, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीजन कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको मैंने बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन को पास ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि तू कभी भी इकलौता एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है? तो 2 चॉइस, एक रट्टा मार लो कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा चॉइस ये है कि ऑक्टेट के लिए क्या-क्या कंडीशन है, कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा और बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आएगा, ये हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए O2 केवल एग्जिस्ट O2 में करेगा, ऑक्सीजन O में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है। तो ये वाला गलत है। तो फर्स्ट स्टेप ये बैलेंस कर सकते हैं जो मेथड 1 है। ये सारा रफ था, मैंने आपको बीच में ऐसे ही बोला था। तो फर्स्ट स्टेप ये है, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट ये करूँगा कि मेथड 2 फॉलो करने के लिए। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में ये है कि ये जो फ्रैक्शन में 3/2 यहाँ पे आया हुआ है, हम किसी भी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में नहीं लेकर आएँगे। फ्रैक्शन में लेकर आएँगे तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को तकलीफ ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू में आ जाए और ऐसे इंटीजर वैल्यू में आए जिसका टेबल मुझे ईज़िली याद हो। समझ रहे हैं ना? हम बार-बार अपने आप को फँसाने का काम थोड़ी ना करेंगे। हम तो देखेंगे कि किससे कम्फर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हम कर पा रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं यहाँ पे 2 KClO3 लगा दूँ और इसको मैं हिट कर दूँ, तो ये बनेगा 2 KCl प्लस यहाँ बनेगा 3O2, जो ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है। ऊपर वाले में मेथड 1 मेथड 2 में 2 डिफरेंसेस है। ऊपर वाले में हमने ऐसे ही बैलेंस किया है, जबरदस्ती कर दिया है, तो 3/2 आ रहा है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने में मुझे बार-बार तकलीफ आएगी। और नीचे वाले में हम ईज़िली देख पा रहे हैं कि जब हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना होगा, तो टेबल हमें याद होगा और हम फटाफट इसको कैलकुलेट कर पाएँगे। इसको ज़रा कॉपी कर लेना जल्दी से। इतनी बातें ज़रा जल्दी से कॉपी करेंगे। इस पूरे टॉपिक में जब-जब बैलेंस का कोई काम आएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बैलेंस मैं करके दूँगा। जब तक मैं आपको बैलेंसिंग सिखा ना दूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैसे पता चला यही बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, सर क्या कराना चाह रहे हैं आप? तो बैलेंस मैं हर बार क्वेश्चन को करके दूँगा, लेकिन बीच-बीच में समझाऊँगा, ऐसे बैलेंस किया है, ऐसे किया है। लेकिन एक दिन जब मैं काफ़ी आगे आपको पढ़ा दूँगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली बैलेंसिंग आप पढ़ के आते हैं 9th-10th में, जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल नाम है। 9th-10th में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सारे टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ क्लास 11 में और मैं बच्चों को बोलता हूँ सब फालतू है। बहुत बेवकूफ और गंदा टीचर होता है जब ये सब पढ़ाता है। हमें ऐसे मेथड को डेवलप करना है अपने अंदर कि हम क्वेश्चन को देखें और एक लाइन में बैलेंस कर दें। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग एक प्रोसेस है जो कई स्टेप में होता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कांसेप्ट है, आयन इलेक्ट्रॉन है, हीट एंड ट्रायल है, पार्शियल मेथड है, ऐसे कई सारे नाम हैं। उनको लेके हमें करना चाहिए, लेकिन जब तक हम बैलेंसिंग नहीं पढ़ेंगे, हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बीच-बीच में बैलेंस करके आपको दूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बैलेंसिंग के लिए जब मैं पूरा बैलेंसिंग पढ़ाऊँगा, तो मैं आपके अंदर एक फीचर डेवलप कर दूँगा, किसी भी क्वेश्चन को एक बार में देखो और एक ही बार में उसका आंसर आ जाए। जब ये हमारे अंदर फीचर डेवलप हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हम हार्डली 5 सेकंड के अंदर से क्या करेंगे, हम बैलेंस कर देंगे। क्योंकि हर साल एक बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। इस साल भी एक बैलेंसिंग से क्वेश्चन आया हुआ था और जो बच्चे बैलेंसिंग 10-12 स्टेप में करते हैं, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएँगे और उन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो मेथड 2 मैंने समझा दिया है। इसके बाद ज़रा 2-3 वर्ड देखें, थोड़ा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीच-बीच में ये आते रहेगा। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा यहाँ लिखा है, थोड़ा यहाँ पे देखो ज़रा-सा।
और वगैरह वगैरह जो आगे लिखा हुआ है ये हम छोड़ देते हैं, आगे वाला बात हम छोड़ देते हैं। मैं इसी बात को जरा यहाँ समझाता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में जो ये आगे लगेगा, ये जो आगे में नंबर लगेगा, कहाँ से लगेगा, जिसे आप बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आगे में नंबर लगेगा उसे बैलेंस में यूज करने के लिए करेंगे। इसका नाम आज से हम लोग रखेंगे स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसको आज से हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे, मैं बोला करूंगा SCA। जो ये पीछे लगा रहता है इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। ये पीछे है मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन का 3 एटम इसमें दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे 3 एटम होने की वजह से ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है, या इसको हम बोल सकते हैं 3 एटम है। जो आगे लगा हुआ उसका नाम है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बार-बार क्वेश्चन में बोला हुआ मिलेगा आपको, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे रहता है और एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, पीछे रहते हैं, या मॉलिक्यूल कहाँ रहते हैं, पीछे रहते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में जो मेथड 2 हमने जरा सा लिखा है यहाँ पे, इसी में जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ये लिख लेंगे, फिर थोड़ा 2-3 लाइन आपको लिखना है। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए और लिखना है थोड़ा सा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन BCE या BE, बैलेंस इक्वेशन गिवन quantitative information, that is in which molar ratio reactant molar ratio लिखा आप लोगों ने, reactant is reacting with reactant, तो मैं पूरा शुरू से लाइन बोल रहा हूँ, देख लें। बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन that is in which molar ratio reactant in reacting in which लिखना, reacting in which molar ratio product are producing नेक्स्ट एक हेडिंग लिखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लिखेंगे हम कोएफिशिएंट in which reactant are reacting and products are producing these are always from सब लोगों ने are always known from लिखना, ठीक है, are always known from balance equation, बैलेंस इक्वेशन में ये गिवन होगा, उसी से हम इसको समझ पाएंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा थ्योरेटिकल बातें थी जो आपको बस थोड़ा बैकग्राउंड था। अब इसके बाद जरा देखें न्यूमेरिकल, अब जो हमारा टॉपिक मेन है, इसमें लिखा हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए हमारे कोर्स में कई सारा है, जैसे एक है मोल एनालिसिस। मैं थोड़ा मोड़ा सबका यही बैकग्राउंड बता दूंगा, फिर हम चैप्टर में कंबाइन करेंगे। दूसरा मैं थोड़ा गैप दे के लिखूंगा। दूसरा है जो मोल मास एनालिसिस, ये सब मैं समझाऊंगा, थोड़ा गैप दे के मैंने लिखा। और थर्ड जो है उसका नाम है मोल वॉल्यूम एनालिसिस। ये कैसे निकालेंगे सब मैं जरा बताता हूँ। आप देखिए हम न्यूमेरिकल कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब सब एक साथ मिक्स करके करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अपने डाउट, फॉर्मूले, कैलकुलेशन सब हम समझ पाए, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं।
जरा यहाँ देखो सब लोग क्या है, यहाँ लिखा हुआ है R1 और यहाँ लिखा हुआ है P1 प्रोडक्ट। अगर इसका वेट गिवन होगा, जरा प्लीज यहाँ देखिए, आप तो जानते हैं W का मतलब होता है गिवन और M का मतलब आपको पता है ये क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हैं। M का मतलब है मोलर मास, जो आप कैलकुलेट करोगे। W क्या है, गिवन। दोनों का मतलब ही मास है, लेकिन एक गिवन है और एक कैलकुलेटेड है। तो जब अगर W गिवन है और इसका मोल पूछ रहा है, देखिए इसका मोल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, पहले हम वेट, इसका गिवन होगा, इस वेट में मोलर मास डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ N आ जाएगा। और इस N के हेल्प से अगर इस N को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम बोलेंगे मोल मोल एनालिसिस है। दोबारा एक बार जरा बोलता हूँ, मोल मोल एनालिसिस क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मास गिवन हो क्वेश्चन में, उसका मोलर मास वगैरह से डिवाइड करके आप मोल निकाल लें, और किसी एक के मोल के हेल्प से, यानी रिएक्टेंट के हेल्प से प्रोडक्ट का मोल, या प्रोडक्ट के हेल्प से रिएक्टेंट का मोल अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। सिमिलर सिमिलर अगर किसी बच्चे ने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके बारे में मोल, यहाँ जरा देख लें, मोल गिवन है, अगर इसका मोल गिवन है और इसका मास आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे, या इसका वेट गिवन है, जरा देख लें, वेट गिवन है तो इसका मोल निकालेंगे, जो इस तरीके से निकालेंगे हम। जब इसका मोल आ जाएगा तो मोल से मास में आने के लिए N इंटू एम का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फ्लो चार्ट से हमने फॉर्मूला उठाया है, N इंटू एम। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो जो टोटल वैल्यू आती है वो मास हो जाएगा। तो मोल से मास निकालना, आइदर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का, तो इसको हम बोलेंगे मोल मास एनालिसिस। जब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और आइडिया आएगा। अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मोल मास का मतलब है कि मोल के हेल्प से मास निकालना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक का। फिर ऊपर लिखा हुआ है मोल मोल एनालिसिस, तो मोल के हेल्प से दूसरे का मोल निकालना। एक किसी का मोल गिवन होगा, उसमें दूसरे का मोल निकालना, उसका नाम होगा मोल मोल एनालिसिस। सिमिलर किसी का यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का वैल्यू मोल गिवन होगा, जब मोल गिवन होगा और वॉल्यूम पूछ रहा होगा, वॉल्यूम पूछ रहा होगा, तो इसके हेल्प से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो N इंटू 22.4 लीटर करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जो ये वॉल्यूम यहाँ से आएगा इसको हम बोलेंगे मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या है ये, बेसिकली मोल की हेल्प से दूसरे का वॉल्यूम निकालना। किसी एक का डाटा गिवन होगा, उसके हेल्प से हम दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे, आइदर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो उसका नाम होगा मोल वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा थम्स अप साइन दिखाएंगे और इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। तो जरा जल्दी से कॉपी करना है आप। हम सबको कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक साथ वे लेके करेंगे। लास्ट दिन आपको एनसीईआरटी प्रूफ रीडिंग करना है, अभी तक तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। लास्ट दिन एनसीईआरटी प्रूफ रीडिंग करना है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि दोनों, मतलब एनसीईआरटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और आपके पास अगर रब्बानी जी का कॉल तो आएगा ही या आया होगा कि कैसा चल रहा है, तो जो भी कंपैरिजन है या डिफरेंसेस है उनको बताएंगे, ताकि एग्जैक्ट आपको बता पाए कि किस तरीके से फॉलो करना है। मतलब बेसिकली आप ओम सर को फॉलो करेंगे या मुझे फॉलो करेंगे, वो लोग वो डिसाइड करेंगे। तो जो भी चेंजेस हो पढ़ने के बाद, अगर आपको लगता है दोनों में, तो आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि जिसका बैच एक बार अलॉट हो जाएगा, जैसे मेरे नाम पे अगर आप अलॉट होंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके बाद पूरे 2 साल तक। हो गया, थोड़ा मैं आगे जरा समझाऊंगा, 1-2 लाइन देखिए जरा सा क्या है। थोड़ा यहाँ देखेंगे, अभी हम फॉर्मूला आज से बना लेंगे। ये पूरा कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। अब जरा मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। एक बार थोड़ा स्क्रीन पे देखें, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आज से हम लोग डिराइव करेंगे। मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ पहले समझाने के लिए, ठीक है। ये रफ है भाई, अब हम थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो मैं दिख जाएगा। ये लिखा हुआ है KCl + O2, जो अनबैलेंस इक्वेशन है। आपके पास अब जब भी क्वेश्चन मिलेगा, हेडिंग का क्या नाम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन का है,
क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर में, आप उसको जरा सुनना, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल या मास कुछ भी लिखा हुआ होगा ऑफ KCl एंड O2 व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 आर हीटेड। इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि लिटरेचर लैंग्वेज में लिखा हुआ है X को हीट करने पे 2 बन रहे हैं और X का मास गिवन है, तो 2 जो अदर प्रोडक्ट फॉर्म में है उनका मास या मोल पूछ रहा है। तो बेसिकली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमेशा अनबैलेंस इक्वेशन में लिखा हुआ होगा। अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, हमने डेफिनेशन में लिख लिया है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट होगा बराबर नहीं होगा। हम देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहला काम है, जरा प्लीज यहाँ देखें, इसको बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वर्क ये है, मैं थोड़ा इधर हिंट में लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट वर्क है, कन्वर्ट करना है। ये कैसे करेंगे तो मैं एक बार जरा इसके बारे में बोल दूं। ये कन्वर्जन मैंने आपको समझाया कि बैलेंस इक्वेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा ड्यूरिंग लेक्चर। मैं आपको ये सारा बैलेंस करके बताऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे करना है, ये मेरा काम है, आपको बैलेंस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब आपका काफी अच्छा लेवल आ जाएगा, वो अभी नहीं आने वाला है, करीबन 5 महीने बाद आने वाला है, सितंबर के आसपास में आएगा, तो आपके आगे कोई भी टीचर, स्कूल तो छोड़ो, कहीं कहीं भी आसपास में क्या पूरे पैन इंडिया में कोई टीचर क्वेश्चन लेकर आएगा, आप देखते ही बोल दोगे ये आंसर आने वाला है, तो उसको भी आइडिया आ जाएगा कि अच्छे से पढ़ के आ रहा है। तो अभी बैलेंस का काम मैं करके दूंगा। जैसे ही बैलेंस हो जाएगा इसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोल ऑफ रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई SC। ये सेकंड वर्क, ये क्या है मैं आपको जरा इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम है बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको समझाया है कि हम मेथड 2 को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेथड 2 आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे लिखेंगे 3O2 जिसका नाम है बैलेंस इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि मेथड 1 हम फॉलो नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में, डेसिमल में और इस तरीके की अगर हम लोग इसको बैलेंस वैलेंस करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू हम यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू के लिए ऐसा यूज करेंगे। एक बार जब बैलेंस हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, एक बार जब बैलेंस हो जाएगा तो इसको हम क्या करने वाले हैं, वेट करें जरा, हाँ देखें, पहले बैलेंस करेंगे सिंपलेस्ट इंटीजर से। कैसे करेंगे, मेथड 2 से करेंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तो इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, जरा प्लीज यहाँ पे देखो, इसका मोल क्या लिखेंगे, मोल ऑफ KClO3। यहाँ दे देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोल ऑफ KClO3, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई, यहाँ जरा देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2। एक बार जरा दोबारा बोलता हूँ, मोल ऑफ KClO3 कैसे पता चला होगा, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मोल गिवन होगा या इस क्वेश्चन का W गिवन होगा। अगर W गिवन है, अगर W गिवन है, W गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। दरवाजा बंद मत करना, ऐसे रहने देना। अगर मोल गिवन है तो एज इट इज लिख देंगे। W गिवन है तो क्या करेंगे, मोलर मास इसको डिवाइड कर देंगे। मोलर मास से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो पहले मोल निकालेंगे, तो लिखा हुआ मोल ऑफ रिएक्टेंट, उधर लिखा हुआ जरा देख लो, या मोल ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मोल ऑफ रिएक्टेंट यह लिखा हुआ है, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, सभी बच्चे इस मेरी लाइन को जरा ध्यान सुने, अगर ये फर्स्ट स्टेप हम फॉलो नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो कोएफिशिएंट गलत हो जाएगा। और जब कोएफिशिएंट हमारा गलत हो जाएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है, कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर इधर हम आएंगे तो लिखेंगे मोल ऑफ KCl बाई 2, मोल ऑफ O2 बाई 3। हमारे पास एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैं पूरा आज से करीबन जितने क्वेश्चन करूंगा आपको सॉल्व करके इसी फॉर्मूले से दिखाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, मोल ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में देख लो या राइट हैंड साइड में देख लो, मोल ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट। डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जो आपने बैलेंस किया है। अगर किसी बच्चे ने सही से बैलेंस नहीं किया तो कोएफिशिएंट गलत आएगा। जब किसी क्वेश्चन का कोएफिशिएंट गलत आएगा तो 100% मैं सिक्योर करता हूं आपको कि उसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। कॉपी कर लेंगे इसको जरा जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने कॉपी? क्या फॉर्मूला हमारे पास है, एक ही फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे थोड़ा एक बार लिखता हूँ, यही फॉर्मूला है, मोल ऑफ रिएक्टेंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने आपको कोएफिशिएंट, बैलेंस इक्वेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस इक्वेशन, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखवा दिया है। आप उसको पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कमिंग क्लास से ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले को लेकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और कल की क्लास से ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने क्लास छोड़ा,
मैं 200% गारंटी देता हूँ कि इसको कभी भी समझ में इसकी बात नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है? बस आप पढ़ते रहेंगे और टाइम पास करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ना लास्ट में शुरू कर देंगे। जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, करीबन 7 टू 8 डेज़ का और चैप्टर बचा हुआ है। 7 टू 8 डेज़ में थोड़ा और पढ़ा लूँगा। बीच में मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था, ताकि आप बिल्कुल बिगिनर थे, तो आपको दिक्कत ना हो। 7 टू 8 डेज़ और पढ़ा लूँगा, तो मैं आपको बोलूँगा एनसीईआरटी देखने के लिए। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो लगेगा कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है विद ऑल एक्सरसाइज़ न्यूमेरिकल, ठीक है? कई टीचर पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि मैंने सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।